वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 विद्युत परिपथ में विभवमापी के अनुप्रयोग। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था विभवमापी, तो अपन पढ़ रहे हैं विभवमापी के अनुप्रयोग, द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या क्या अनुप्रयोग हैं देख लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहला अनुप्रयोग अपन ले लेते हैं एक अज्ञात ईएमएफ ज्ञात करने का। पहला अनुप्रयोग ले लिया आपने, अज्ञात ईएमएफ ज्ञात करना। दूसरा अपन ने ले लिया दो ईएमएफ की तुलना, यानी दो आपको सेल लेने हैं और उनके ईएमएफ्स की आपको क्या करनी है, तुलना। और तीसरा अपन ने ले लिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। चौथा मैंने ले लिया अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। पांचवा ले लिया मैंने एमीटर का अंश शोधन, विभवमापी की सहायता से, और वोल्ट मीटर का अंश शोधन विभवमापी की सहायता से। इसमें से ये वाला ऐप जो है वो हम कर चुके हैं। ये वाला ऐप अपन पिछले भाग में जब हमने सिद्धांत बताया था तो मैंने आपको बता दिया है कि सेकेंडरी सर्किट में आप क्या करोगे, एक सेल जोड़ोगे और जीरो डिफ्लेक्शन ला करके E इक्वल्स एक्सेल फॉर्मूला यूज करते हुए आप ईएमएफ ज्ञात कर लेते हो। तो ये एक अपन ज्ञात कर चुके हैं। तो अब अपन पहले नंबर पे लेंगे ये, एक तो दो ईएमएफ की सेलों की अपन करें ईएमएफ्स की तुलना, फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, फिर अल्प प्रतिरोध, बाकी ये अपन एमीटर और वोल्टमीटर संशोधन की बात कर लेंगे। तो पहले अपन ले रहे हैं दो ईएमएफ की तुलना। ये मैं एक बार चलो आपको और बता देता हूँ अज्ञात ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, ये आपका प्राइमरी सर्किट है, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप कोई सा भी एप्लीकेशन लो, इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा आपके सेकेंडरी सर्किट में। तो देखो, ये जैसे आपको अज्ञात ईएमएफ ज्ञात करना है, ये वाली ज्ञात है और ये वाली अज्ञात है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये सर्किट अरेंजमेंट आप देख ही रहे हो, ये सर्किट अरेंजमेंट करके अपन क्या करेंगे, जोकी को, ये जोकी है, इसको आप तार पे अलग अलग बिंदुओं पे टच करा के देखेंगे कहाँ पे संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है, यानी जीरो विक्षेप कहाँ आ रहा है। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे जीरो विक्षेप आया, वो लंबाई मैंने स्केल से मेजर कर ली और इसका पोटेंशियल ड्रॉप हम पहले से ही ज्ञात कर लेते हैं, एक्स है, एक्स इज इक्वल्स ई एम एफ बाई एल। ये वाला ई एम एफ कह रहा हूँ मैं, ई पी बाई टोटल एल, ये टोटल लेंथ है इसकी। तो इससे अपन एक्स ज्ञात कर चुके। अब अपन कहेंगे ये जो आपका अज्ञात ई एम एफ है ये हो जाएगा बराबर एक्स एल, जो वी ए सी के बराबर है। तो एक्स अपन ने ई पी बाई एल से ज्ञात कर लिया, एल अपन मेजर कर ही लेंगे। तो इस तरीके से आप अज्ञात ई एम एफ ज्ञात कर पाएंगे। फिर अपन आते हैं दो ई एम एफ की तुलना, दो सेल के ई एम एफ की कंपेरिजन। ये ले रहे हैं अपन, अब अपने पहले नंबर यही बन जाता है, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना किसके द्वारा, विभवमापी द्वारा। तो विभवमापी की सहायता से दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन हम कैसे करने वाले हैं, ये अनुप्रयोग विभवमापी का मैं ले रहा हूँ। पहले नंबर पे ईएमएफ ज्ञात हमने वो पहले ही बता दिया था, तो फर्स्ट नंबर मैं इसको दे देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ इसमें आपको प्राइमरी सर्किट क्या होगा। ये देखें आप, ये हो गया आपका सेल बॉक्स, ये हो जाता है धारा नियंत्रक। ये विभवमापी ए बी, विभवमापी का तार हो जाता है, पोलरिटी बता दी, ये सेल बॉक्स, ये की। अब इसमें धारा की दिशा रहेगी ये, जब भी आप परिपथ बनाएं धारा की दिशा जरूर बताएं।
अब यहाँ पे जैसे मैं आपको दो सेलों के ईएमएफ की कंपैरिजन कह रहा हूँ, तो मैं वो दो सेल ले रहा हूँ जिनके ईएमएफ की तुलना मेरे को करनी है, द्वितीयक परिपथ में इनको जोड़ा जाएगा। ये हैं वो सेल जिनके ईएमएफ की आपको कंपैरिजन करनी रहेगी। यहाँ मैं एक द्विमार्गी कुंजी का उपयोग करूँगा। ये जो कि और ये संतुलन बिंदु मैंने मान लिया कोई सी। ये है एक द्विमार्गी कुंजी XYZ। सर्किट अरेंजमेंट आपने देख लिया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। सर्किट अच्छे से देख लें किस तरीके से अपन ने बनाया है। सबसे पहला काम है अपना प्राथमिक परिपथ बनाना। देखो प्राथमिक परिपथ में हम देख रहे हैं आपने एक सेल बॉक्स जोड़ा, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक, और ये जुड़े हैं AB के सीरीज में, ए से होते हुए यानी विभवमापी के AB तार के आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो। क्रमशः ये और ये आपस में श्रेणी क्रम है, बट इसके साथ AB से कनेक्टेड है। देखिए इसका पहला सिरा इससे, इसका दूसरा सिरा इससे, इसका अपन कह रहे हैं पहला सिरा इससे और इसका दूसरा सिरा इससे, इसका अंतिम सिरा इस तरीके से, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ये। तो इसके बाद अपन बात करें, ये तो हुआ आपका प्राथमिक परिपथ तैयार। प्राथमिक परिपथ के बाद अपन बात करें द्वितीयक परिपथ की। तो द्वितीयक परिपथ में हमने वो दो सेल लिए जिनके ईएमएफ की आपको कंपैरिजन करनी है। दोनों के ही उच्च विभव या धन टर्मिनल हमने जोड़ दिए A से, और ऋण टर्मिनल हमने जोड़ दिए द्विमार्गी कुंजी के X और Z सिरों पर, और Y सिरे से हमने गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल, ये मान लीजिए आपने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, और नेगेटिव टर्मिनल आपने जोड़ दिया जोकी से, जिसको आप C पर यानी संतुलन बिंदु अपन कह रहे हैं विभवमापी पर प्राप्त इसकी सहायता से कर पाएंगे। तो जोकी से जोड़ दिया। अब जोकी को आप अलग अलग पॉइंट पे टच कराओगे AB पर और जीरो विक्षेप देखोगे, लेकिन अपन कहते हैं ये काम आप करोगे E1 के लिए तो आपको X और Y के बीच डॉट डालनी पड़ेगी, और अगर आप कर रहे हो E2 के लिए तो Y और Z के बीच डॉट डालनी पड़ेगी। अब रीडिंग कैसे लेते हैं वापस पूरी मैं डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सर्किट अरेंजमेंट कर दिया जैसा कि दिखाई दे रहा है। सर्किट में आपको एवरी कंपोनेंट ध्यान में होना चाहिए क्या क्या है। सबसे पहले ये प्राइमरी सेल बॉक्स, ये एक सिंगल वे की है यानी एक मार्गी कुंजी है। ये है धारा नियंत्रक। ये AB जो आपने शो किया है ये विभवमापी है। तो ये हुआ प्राथमिक परिपथ तैयार। ये जो आप सीधी लाइंस बता रहे हो ये संयोजक तार होते ही है। और द्वितीयक परिपथ में हमने दो सेल ले लिए जिनके आप EMF की तुलना करनी है। उनके धन टर्मिनलों को आपने क्रमशः A से जोड़ दिया, ऋण टर्मिनलों को आपने X और Z जो द्विमार्गी कुंजी के दो सिरे उनसे जोड़ा, और Y टर्मिनल को आपने कैलकुलेटर से होते हुए जोकी से जोड़ दिया। ये हुआ सर्किट अरेंजमेंट। अब सर्किट अरेंजमेंट हो जाने के बाद अपन कर रहे हैं इसकी वर्किंग, कि आप कैसे EMF की कंपैरिजन करने वाले। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जैसे E1 के लिए बात कर रहा हूँ तो आप डॉट डाल दोगे इसके बीच में। आपने डॉट कहाँ डाल दी, X और Y के बीच में डॉट डाल दी। जैसे ही आपने X और Y के बीच में डॉट डाली, द्वितीयक परिपथ में E1 जुड़ गया। E2 अभी डिसकनेक्टेड है, नहीं जुड़ा है। तो E1 इज़ कनेक्टेड है, E1 कनेक्टेड है। और E1 कनेक्टेड होने के बाद अपन कह रहे हैं आप संतुलन बिंदु प्राप्त करोगे। मान लीजिए संतुलन बिंदु आया कोई C और लंबाई हुई L1, तो अपन विभवमापी के सिद्धांत से कह ही सकते हैं, जबकि इसकी विभव प्रवणता X है तो अपन कहेंगे E1 इजिकल्स X L1 इज VAC। ठीक है ना, VAC इज इक्वल्स E1 इजिकल्स X L1, जैसा हमने पीछे भाग में देखा था। इसको मैंने दे दिया समीकरण 1। अब बार बार ये VAC मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ से डॉट हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान करना प्राइमरी सर्किट इस कंडीशन में ऑन ही रहना चाहिए, यानी कि प्राइमरी सर्किट ऑफ है और आप नीचे रीडिंग ले रहे हो। प्राइमरी सर्किट की डॉट सबसे पहले डालनी है, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ पूरा करोगे ये डॉट डाल के। ठीक है भाई, ये कनेक्शन कंप्लीट। ये धारा जैसे ही प्रवाहित होनी शुरू होती है और जब आपने इसको कनेक्ट किया है तो ये करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन जब आप कहोगे जीरो डिफ्लेक्शन होगा तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये जीरो डिफ्लेक्शन से पहले की बात है। तो जब शून्य विक्षेप होगा तो अपन कहेंगे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है यहाँ। तो शून्य विक्षेप के लिए कोई धारा मैंने नहीं बताई, और ये कह दिया कैलकुलेटर ने क्या बताया, जीरो डिफ्लेक्शन बता दिया, शून्य विक्षेप बता दिया। और शून्य विक्षेप की स्थिति में आपने लंबाई नोट करी L1, तो E1 हो जाता है X L1। ये अपने पास में पहली समीकरण आ जाती है। अब अपन यही काम किसके साथ कर रहे हैं, E2 के साथ। तो आपने क्या किया, इस बार डॉट डाल दी
वाई और जेड के बीच में। जैसे ही आप वाई और जेड के बीच में डॉट डालोगे E2 कनेक्टेड हो जाएगा, और E2 कनेक्टेड हो जाएगा तो अपन इसके लिए भी संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे। वही इसको जोड़ा, अलग अलग पॉइंट पे आपने अटैच करते हुए संतुलन बिंदु प्राप्त किया, और संतुलन बिंदु आया मान लो और C, और हमने लंबाई नोट करी तो आई कोई L2, तो अपन यहाँ पे विभवमापी के सिद्धांत से कह देंगे E2 इजिकल्स x L2। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया अपने यहाँ तक। अब जैसे ही अपने पास E2 x L2 आ गया, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया, और हमें केवल E1 E2 ज्ञात नहीं करना, हमें केवल इनकी कंपैरिजन करनी है। तो कंपैरिजन के लिए मामला सफिशिएंट है, भाग दे दो अब इनका इसमें। तो जैसे ही आप भाग दोगे, डिवाइड करोगे, ये कट जाएंगे और अपने पास आ जाएगा E1/E2 इजिकल्स L1/L2। तो ये आ जाता है दो सेलों के EMF की तुलना विभवमापी के द्वारा। आई होप आपको कंप्लीट ये समझ में आया होगा। वापस से बता देता हूँ, सबसे पहले आप परिपथ पूर्ण करोगे, जैसा कि मैंने परिपथ चित्र बनाया है। प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप के डॉट डालते हुए प्राइमरी सर्किट को पूर्ण करोगे। रियोस्टेट को एक जगह आप सेट कर दो, उसके बाद इसको हिलाना ही नहीं है। उसके बाद अपन ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले x और y के बीच डॉट डाल करके E1 के लिए संतुलन बिंदु प्राप्त करोगे, जो L1 लंबाई पे आता है। तो हमने नोट कर लिया E1 इजिकल्स XL1 विभवमापी के सिद्धांत से, जहाँ x है विभव प्रवणता, L1 है संतुलन लंबाई, जबकि E1 कनेक्टेड है और डॉट x और y के बीच है। यही काम हमने y और z के बीच डॉट डालकर E2 के लिए किया, तो हमारे पास संतुलन लंबाई L2 आई, विभव प्रवणता वही है x, क्योंकि हमने कुछ भी चेंज सर्किट में नहीं किया है इसलिए। अब अपन बात करते हैं कि भाई आपके पास XL1 आ गया, E1 E2 आ गया XL2, तो हम डिवाइड करके बता देंगे E1/2 इक्वल्स L1/L2। ये रीडिंग फर्स्ट कहलाएगी। जैसे ही आपको रीडिंग सेकंड चाहिए तो अपन रियोस्टेट को थोड़ा वेरी करके रीडिंग सेकंड ले आएंगे। उस दरमियान x वो पहले वाला नहीं रहेगा, लेकिन 2 सेल के ड्यूरिंग तो वही रहेगा, तो ये वापस कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगली बार मैंने इसको चेंज किया, ये x नहीं x डैश हुआ, तो अगले वाले में भी x डैश होगा, तो वापस कट जाएगा। लेकिन ध्यान करें, कभी भी ड्यूरिंग देन आपने E1 के लिए XL1 कर लिया और E2 के टाइम आपने रियोस्टेट को वेरी करा दिया, तो फिर वो x डैश हो जाएगा, अब कंपैरिजन नहीं होगा। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ। आप जब एक रीडिंग लेते हो उस दरमियान आपको रियोस्टेट को वेरी नहीं कराना है, क्योंकि हमें विभव प्रवणता सेम चाहिए। यानी E1 और E2 दोनों के ड्यूरिंग एक रीडिंग के सेट में हम रियोस्टेट को वेरी नहीं कराएंगे। अगर आपको दूसरी रीडिंग चाहिए इसके लिए, तब अपन इसको वेरी करेंगे। समझ आ रही होगी बात। यानी जब आप E1 के लिए संतुलन लंबाई ढूंढ रहे हो, फिर E2 के लिए ढूंढ रहे हो, तो आपको रियोस्टेट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक रीडिंग सेट आ गया, दूसरी रीडिंग के सेट के लिए हम रियोस्टेट को वेरी कराएंगे। जैसे ये एक सेट हो जाता है, अब दूसरे सेट के लिए मैंने इसको वेरी करा के फिक्स कर दिया। फिर से E1 और E2 के लिए XL1 XL2 ज्ञात किए। अब मान लो वो x डैश है, ये भी x डैश है, तो वो कैंसिल होंगे, बिल्कुल होंगे। वापस यही आएगा L1/L2। फिर आप रियोस्टेट को सेट करके इस तरीके से रीडिंग रिपीट कर पाएंगे। तो ये होता है अपने विभवमापी से 2 सेलों के EMF की तुलना। इसके बाद अपन अगला लेते हैं अनुप्रयोग। नेक्स्ट अनुप्रयोग है अपने, नेक्स्ट ऐप है दिए गए प्राथमिक, या कोई भी कह दो आप, प्राथमिक नहीं तो कोई भी हो सकता है, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभवमापी की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ विभवमापी की सहायता से, क्योंकि विभवमापी के ही अनुप्रयोग हैं। तो अपन यही करेंगे कि आपको प्राइमरी सर्किट तो वैसा ही जोड़ना है, सेकेंडरी में चेंज आना है। किस तरीके से, लेट्स सी अबाउट इट। देखो, ये वो सेल है जिसका आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है।
ये जो आप कह रहे हो दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो ये वो सेल है जिसका हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, ये प्राइमरी सेल बॉक्स है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में अपन करेंगे एक काम ये कि एक जोड़ देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, और एक जोड़ देंगे कुंजी, और इसी के साथ हम एक जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर और वही जोकी। ठीक है भाई, ये सर्किट अरेंजमेंट रहेगा। इसको इस बार मैं K1 कह देता हूँ, इसको K2 कह देता हूँ क्योंकि दूसरी कुंजी आ गई है। तो ये सर्किट अरेंजमेंट है, ध्यान से देख लीजिए। दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभवमापी की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, संबंधित परिपथ चित्र दे दिया गया है। और प्राथमिक परिपथ में कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीयक परिपथ में हमने वो सेल लिया जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके समांतर क्रम में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स और K2 की जो परस्पर सीरीज में है इसके समांतर क्रम, देखो रेजिस्टेंस बॉक्स और K2 ई के पैरेलल में जुड़ी है, बट रेजिस्टेंस बॉक्स एंड K2 आपस में अपन कह रहे हैं सीरीज में जुड़ी है, ये दोनों आपस में सीरीज में, और ये पूरा इसके पैरेलली जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। और इसके साथ ही अपन क्या जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर और जोकी। ठीक है भाई, तो ये हुआ सर्किट अरेंजमेंट कंप्लीट। अब सर्किट अरेंजमेंट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, बाद हमें इसकी प्रोसेस करनी है। प्रोसेस कैसे करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला काम ये करेंगे कि K2 डॉट को एक बार निकाले हुए रखेंगे, यानी K2 डॉट नहीं डालेंगे, केवल K1 डॉट डालकर प्राथमिक परिपथ पूरा करेंगे। प्राइमरी सर्किट K1 डॉट लगा के कंप्लीट किया। इसके बाद K2 ध्यान करें खुली रहेगी, इसकी डॉट हम नहीं डालेंगे, और हम नोट करेंगे क्या, संतुलन लंबाई। यहाँ से गैल्वेनोमीटर से होते हुए जो जोकी आपकी जुड़ी हुई है, इस जोकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करा के हमने संतुलन बिंदु प्राप्त किया। लंबाई मान लो आ गई L1, संतुलन लंबाई क्या आई, L1। ये आ जाती है L1 सपोज दैट। तो अपन वही विभवमापी सिद्धांत से, ये देखो K2 अभी कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये मामला है, ये मामला आपने जानते ही है क्या है, E बराबर XL1, E बराबर XL1, जबकि K2 की डॉट नहीं लगी है। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ EMF, क्यों, क्योंकि इससे अभी धारा नहीं ली जा रही है, जीरो डिफ्लेक्शन की सिचुएशन है। अब ये हो जाने के बाद हम करेंगे दूसरा काम अपना, समझ आ गया होगा क्या करना है। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करना है, उसके बाद K2 की डॉट निकाली हुई रखते हुए आप जीरो डिफ्लेक्शन लाओगे इसके ऊपर, शून्य विक्षेप। जैसे मान लो आपने यहाँ से टच कराना शुरू किया, यहाँ टच करते आपने देखा लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है, मान लो या एक साइड आ रहा है, फिर आपने देखा दूसरी साइड आना शुरू हो गया, तो दूसरी और ये जो लेफ्ट और राइट है उनके बीच में कहीं अपन जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढ देंगे, और जैसे जीरो डिफ्लेक्शन आएगा अपन उसकी लंबाई नोट कर लेंगे, वो मान ली मैंने कोई L1। तो विभवमापी के सिद्धांत से EMF इजिकल्स XL1 कंप्लीट। इसके बाद अपन क्या करेंगे, K2 डॉट डालेंगे, लेकिन K2 डॉट डालने से पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स से एक प्रतिरोध चुन लेंगे। इससे हम एक प्रतिरोध R चुन लेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने इच्छित मान का प्रतिरोध चुन लिया, ज़्यादा नहीं लेना, अल्प प्रतिरोध ही लेना, कोई 5 ओम 10 ओम 20 ओम ऐसा ही, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ से अपन ने एक इच्छित मान का प्रतिरोध चुन लिया। प्रतिरोध चुनने के बाद हम K2 डॉट को डाल देंगे। ठीक है भाई, देखो कई बार अपन क्या करते हैं, K2 डॉट डाल के फिर रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस चुनते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही आप K2 डॉट डालोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस नहीं चुना हुआ है, मतलब आपने सेल को शॉर्ट सर्किट करवा दिया, और शॉर्ट सर्किट करवाते EMF डाउन हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और ऐसे में रीडिंग में वेरिएशन ज़्यादा आएगा। तो ऐसा आपने को नहीं करना है। ये K2 डॉट डालने का मतलब आपने पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करा दिया, मिला दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ऐसे में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, EMF घटेगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। पहले रेजिस्टेंस बॉक्स से प्रतिरोध चुनना है इच्छित मान का, और उसके बाद यहाँ पे K2 डॉट डालनी है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे, वही काम करना है। K2 डॉट डालने के बाद अपन कहेंगे आप फिर से अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे और शून्य विक्षेप लाओगे। मान लो इस बार शून्य विक्षेप कोई L2 लंबाई पे आया, शून्य विक्षेप
L2 लंबाई पे आ जाता है। अब देखो चूंकि आपने डॉट लगा दिए तो करंट फ्लो तो हो गया इससे, और करंट फ्लो हो गया इसका मतलब अब ये ईएमएफ नहीं है, ये क्या है, विभवांतर है। तो अपन कहेंगे ये भाई ईएमएफ नहीं हुआ, अब क्या हुआ, वी हो गया, क्योंकि सेल से धारा ली जा रही है, और सेल से धारा ली जाती है तब उसके टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता ईएमएफ नहीं क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता होगी। तो अब ये ईएमएफ नहीं वी है, तो वी बराबर हम कह देंगे एक्स L2। एक्स क्यों लिया, क्योंकि मैंने रियोस्टेट को भी वेरी नहीं कराया, तो एक्स सेम ही है। जैसे ही रियोस्टेट को वेरी करा दोगे एक्स चेंज हो जाएगा, तो ऐसा आपने को नहीं करना है। अब v बराबर XL2 हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाती है, मैं लिख देता हूँ नीचे, जबकि K2 की डॉट लगा दी गई है। ओके, और रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने एक प्रतिरोध R भी चुन लिया है। ठीक है, अब ये तो हुआ इसका काम कंप्लीट। अब यहाँ हम प्रोसेस करते हैं कि भाई आप आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करने वाले हैं। तो देखो हम जानते हैं E और V में क्या रिलेशन है, पहले से ही जानते हैं हम, बहुत पहले से ही, कि V और इसमें क्या रिलेशन है। तो आप देखोगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हो भैया आप, देखो E बराबर V प्लस आई आर, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये अपन जानते हैं कि ई एम एफ फिजिकल्स टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर, फ्लोइंग करंट इज आई और स्मॉल आर। अब यहाँ पे अपन ये कहेंगे कि E फिजिकल्स V प्लस आई आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हुई भाई, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी आपके E माइनस वी अपॉन आई, E माइनस वी अपॉन आई। अब ये हो जाता है, आई की जगह आप रख दो ओम के नियम से V बाई आर, ओम्स लॉ यूज कर लो। तो ओम्स लॉ यूज करेंगे तो आई की जगह V बाई आर, तो E माइनस वी बाई वी इंटू आर, बिकॉज ऑफ आई इज इक्वल्स वी बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। V बराबर आई आर, आई इज इक्वल्स वी बाई आर, तो V बाई आर आ गया। अब ये फॉर्मूला अपने लेके आ गए, ये हम वैसे पहले से ही पूरा फॉर्मूला भी जानते हैं। अब इसमें आप ये वाली वैल्यूज़ रख दो, ठीक है भाई। ये पार्टीशन में उधर लिख देता हूँ। क्या जानते थे अपन, ई एम एफ फिजिकल्स V प्लस आई आर, बाकी पार्टीशन इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है। तो हम ये कह रहे थे ई एम एफ फिजिकल्स V प्लस आई आर, तो E माइनस वी इजिकल्स आई आर, ठीक है, एंड R इजिकल्स E माइनस वी बाई आई, बिकॉज I इजिकल्स V बाई R फ्रॉम ओम्स लॉ। तो R इजिकल्स E माइनस वी बाई वी इंटू आर, ये सारा कुछ हम जानते हैं। अब इसमें आप समीकरण 1 और 2 का यूज कर लो, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है भाई। तो R इजिकल्स एक्स एल वन माइनस एक्स एल टू अपॉन एक्स एल टू इंटू आर। तो R बराबर क्या आया भाई, x कट जाएगा कॉमन आके, इसमें से x कॉमन, इसमें से x कॉमन, और ये x कैंसिल हो गया, तो आ गया L1 माइनस L2 बाई L2। R इजिकल्स, जैसे मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या आया, L1 माइनस L2 बटे x L2 इंटू आर, दोनों में x था, हो गया कैंसिल। अब R बराबर क्या आ रहा है, L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू आर। ये अपने आंतरिक प्रतिरोध सेल का ज्ञात हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए केवल L1 L2 और निकाला गया प्रतिरोध R, क्योंकि देख लो L1 चाहिए, L2 चाहिए और कैपिटल R चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही प्रोसेस, प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करो, K1 की डॉट डालो, K2 की डॉट निकली हुई रखते हुए संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे, तो L1 आ जाएगा। और जैसे ही आप डॉट डालोगे इससे R चुनते हुए,
तो L2 प्राप्त हो जाएगा, संतुलन बिंदु प्राप्त करोगे जीरो डिफ्लेक्शन पे L2 आ जाएगा, तो आपके पास L1 आ गई, L2 आ गई, R आ गया, बस यही चाहिए अपने को, और इससे अपने स्मॉल r निकाल लिया। ये हुई एक रीडिंग। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रीडिंग के लिए आप या तो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस वेरी करवा लो, जैसे आपने R बराबर अभी 5 ओम लिया, 1 ओम लिया, 2 ओम लिया, 3 ओम, तो रेजिस्टेंस को वेरी करते हुए आप रीडिंग में वेरिएशन ला सकते हो। और या फिर आप रियोस्टेट से, तो यहाँ पे दो वे हैं जिनसे आप रीडिंग वेरिएशन ला सकते हैं। तो रीडिंग वेरिएशन आएगा, मतलब रीडिंग चेंज जो आप लाओगे वो इससे आएगा। एक तो आप प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध अलग अलग चुने, और एक रियोस्टेट को आप थोड़ा वेरी करवा के चेंज ला सकते हैं। तो ये अपने पार्ट कंप्लीट होता है कि दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। आई होप आपको टोटली ये समझ में आ गया होगा। क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले हमें प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें जिस सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है जो सेकेंडरी सर्किट में जुड़ा है, उससे जो रेजिस्टेंस बॉक्स और K2 की जुड़ी हुई, उस K2 को एक बार निकाली हुई रखते हुए हमें संतुलन बिंदु प्राप्त करना है। संतुलन बिंदु CA से L1 दूरी पर है, वो हम विभवमापी में लगी स्केल से माप लेंगे, और जबकि K2 डॉट नहीं लगी है तो E = XL1 आ गया। उसके बाद हमने कहा आप रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या कर दोगे, एक प्रतिरोध चुन लोगे और K2 की डॉट लगा दोगे। जैसे ही K2 की डॉट लगाओगे, आपके पास इस बार जो संतुलन बिंदु है वो L2 लंबाई यानी पहले से अलग किसी लंबाई पर आ जाएगा, तो हम कहेंगे V = XL2। पहले हमें EMF इसलिए बोला था क्योंकि सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही थी, K2 नहीं लगी थी, जीरो डिफ्लेक्शन की सिचुएशन थी, तो हमने EMF कहा। तो सेल से धारा नहीं ली जाने की कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता हो गई EMF। लेकिन अब अपन कह रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा है, इसमें प्रतिरोध चुन लिया, K2 डॉट लगी है, तो यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल अभी ओपन सर्किट नहीं है, क्लोज सर्किट में है, यानी इससे धारा ली जा रही है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे अब टर्मिनल वोल्टता जो वो है XL2। और सर्किट टर्मिनल वोल्टता और EMF में रिलेशन हम जानते हैं कि EMF = टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज IR। अब इसको अपन वापस रिजॉल्व करते हुए हमने क्या निकाल लिया, स्मॉल r, वही पक्षांतरण किया, I की जगह V/R रखा, कोई डाउट नहीं। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 और 2 ये इसमें यूज कर ली, और यूज करते ही अपने पास आ जाता है स्मॉल r = L1 - L2/L2 × R। वापस L1 जब K2 की डॉट नहीं लगी है तब की संतुलन लंबाई, L2 जब K2 डॉट लगी है, प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध चुन लिया गया है, तब की संतुलन लंबाई। ध्यान करें L1 L2 संतुलन लंबाइयाँ हैं जिनके संगत आपको गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दर्शाए, ये आप जरूर सुनिश्चित कर लें। और L1 L2 कहाँ से मेजर करनी है, तो विभवमापी में स्केल लगी होगी, उसी स्केल से आप मेजर करोगे। बाकी हम आपको प्रैक्टिकल वाले वीडियो में बताएंगे कि भी ये किस तरीके से काम किया जाता है। अभी हमने ये सारा कुछ लिया है थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली आपको जब समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिकली में मुझे नहीं लगता कोई आपको कोई प्रॉब्लम आनी है। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है विभवमापी का दूसरा अनुप्रयोग, जिसमें हमने लिया दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। प्रयोग में क्या प्रिकॉशंस है, क्या सावधानियां हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। देखो इससे रिलेटेड जो भी आप प्रयोग करोगे उन सब में एक सावधानी तो पक्का सब में ही है कि आप जो कनेक्शन कर रहे हो वो आप सर्किट वाइज बिल्कुल सही करें। जो कनेक्शन आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल आप सुनिश्चित कर ले कि यही कनेक्शन हमने अरेंजमेंट किया है, यानी परिपथ का जो आप संयोजन कर रहे हो वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जितने भी ये आपके कनेक्शन है, जैसे K1 का कनेक्शन EP से है, तो ये कनेक्शन आप ज़रूर चेक कर ले, ये बिल्कुल संबंध टाइट होने चाहिए, कनेक्शन बिल्कुल वेल अप टू डेट होने चाहिए। जब कनेक्शन वेल अप टू डेट होंगे, कोई लूज बाउंड या अपन कहते हैं लूज कनेक्शन नहीं होगा, तो आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल सही तरीके से होगा। दूसरा अपन ये कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि EP का मान हमेशा E से ज़्यादा होना चाहिए। EP का मान हमेशा E से ज़्यादा होना चाहिए। अगर EP का मान इसमें से किसी भी सेल से कम हुआ तो आपका कोई भी प्रयोग नहीं होने वाला है। और अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे जब आप इसको अलग अलग पॉइंट पे टच करते हो तो टच ही कराना है, स्लाइड नहीं करना है। स्लाइड करने से विभवमापी का तार घिस करके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। X का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा, जिस वजह से आपका रीडिंग वेरिएशन ज़्यादा आएगा, रीडिंग गलत आएगी। दूसरा अपन ये कह रहे हैं कि संतुलन बिंदु देखते टाइम आप गैल्वेनोमीटर को बिल्कुल सीधा देखें, ताकि ये नहीं हो कि जीरो डिफ्लेक्शन आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो और वो जीरो नहीं राइट डिफ्लेक्शन है, या आप राइट साइड से देख रहे हो कि वो लेफ्ट साइड का डिफ्लेक्शन आपको जीरो दिख रहा है। तो ऐसी और भी बहुत सारी प्रिकॉशंस है जो मैं आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिकल पर अपन इसकी कोई वीडियोस बनाएंगे। तो ये होता है कंप्लीट अपने दूसरा अनुप्रयोग।